साथ ही ये एक मैसेज भी क्लियर है चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कि अगर आप हमसे कूटनीतिक संबंधों में धोखेबाजी करेंगे तो हम आपकी हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे या ऐसी शर्तें लगा देंगे कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। इधर एलएसी पर चीन से विवाद के बाद अब भारतीय वायुसेना लद्दाख के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लेह में आसमान से पूरे इलाके पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं। तो वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत जरूरी है हमारे उन तमाम देशवासियों के लिए जो लगातार 20 जवानों की शहादत को भूल नहीं पाए हैं और वो चीन से बड़ा बदला लेने की बार बार अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो भारत की तैयारी पूरी है, ये मैसेज साफ है, चाहे वो हवा से करनी हो या फिर जमीन से करनी हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के पहुंचने के रूस वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच साथ ही आपको बता दें कि उनका रूस पहुंचना क्यों जरूरी है। दरअसल राजनाथ सिंह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा करेंगे, ये जानकारियां मिल रही हैं। साथ ही रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। तो समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप इसी साल भारत आएगी, यानी कि 6 महीने चले गए हैं। इसी अंत तक, दिसंबर से पहले तक आपको S-400 मिसाइल भारत में दिखेगी। S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। तो इसी के तहत आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्री के रूस दौरे के बारे में, उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। और वो तस्वीरें आपको लगातार हम लाइव दिखा रहे थे जिसमें रूस पहुंचे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री। उनका 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या क्या बातचीत होगी वो तमाम जानकारियां न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सुनेंगे। साथ ही जो बड़ी खबर है वो ये कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी इस दौरान चर्चा होगी। और ये जानकारियां लगातार मिल रही है कि वो डिफेंस सिस्टम इस साल के अंत तक हमारे पास पहुंच जाएगा। रूस के दौरे पर है राजनाथ सिंह और विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये महत्वपूर्ण मौका, और देखिए किस तरह से कोरोना काल में जब महत्वपूर्ण लोगों की मुलाकात होती है तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोगों की नहीं, हम आम लोगों की भी है। और ये एक मैसेज भी है कि हम अगर इतने बड़े स्तर पर कोई मुलाकात करें तो हम अगर तमाम नियम कायदे कोरोना काल में निभा रहे हैं तो आप देखिए नमस्ते की जो परंपरा है जो आजकल कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, उसका निर्वहन करते हुए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्हें सल्यूट करते हुए मॉस्को रूस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो उनके सल्यूट का जवाब नमस्कार के जरिए देना चाह रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही थी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर चर्चा होगी। तो ये है क्या S-400 मिसाइल सिस्टम, इस पर जरा नजर डाल लीजिए। रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप इस साल भारत आएगी। और S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 380 किलोमीटर की रेंज में, ध्यान से सुनिएगा, 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। S-400 पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, जासूसी विमान, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर तबाह कर सकता है। ये एक बार में दुश्मन पर एक साथ 36 प्रहार कर सकता है। और देश में कोरोना की ड्यूटी और अलग अलग जगहों पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी की कुल 50 कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। सीमा पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसके पहले आईटीबीपी की 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में तैनात थी उन्हें पहले ही लद्दाख भेजा जा चुका है। तो आईटीबीपी की 50 कंपनियां एलएसी में भेजी जाएंगी। और ये पूरी प्रक्रिया आप ये समझ लीजिए इस लिहाज से की जा रही है कि कोई भी स्थिति हो भारत उसका कड़ाई से मुकाबला करे। इसी के तहत आईटीबीपी की 50 कंपनियां एलएसी पर भेजी जा रही हैं और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के लिए मकसद। और ये एलएसी को आप ये समझिए कि बहुत मुश्किल हालात में माइनस टेम्परेचर में रहना पड़ता है हमारे जवानों को और वो सुरक्षा करते हैं। हमारे देश के सिपह सालार है वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और भारत की
आन बान शान से कोई समझौता ना हो सके। गलवान घाटी में एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मॉस्को के भीतर मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। एलएसी पर हुई झड़प को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन को बेनकाब करने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। तो एलएसी पर 15 जून को जो भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था उस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक जानकारी साझा की है। उसमें एलएसी पर झड़प पर यूएस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बता दें। उसमें यह कहा गया है कि चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। चलिए देश की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट की खबर है। आरजेडी के 5 एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि 5 एमएलसी सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। 5 एमएलसी ने आरजेडी छोड़ने के बाद अलग गुट बनाया, जिसके बाद विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने मान्यता भी उन्हें दे दी। तो बिहार में चुनाव है तो इस तरह के एमएलसीज के छोड़ने और जुड़ने का जो सिलसिला है उसकी बहार जरूर देखी जाएगी और उसी के तहत आरजेडी के 5 एमएलसी छोड़कर पहुंच गए हैं। कहां पर, ये पूरी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट हो गई है। हुआ यह है कि आरजेडी के 5 एमएलसीज ने पार्टी छोड़ दी है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बिहार में चुनाव है इसीलिए एमएलसी के इधर से उधर जाने की बहार है। फाइनल फ्रेम बिल्कुल, देखिए आरजेडी के लिए ये बड़ी टूट है और आरजेडी के 8 सदस्य थे बिहार विधान परिषद में, जिसमें राबड़ी देवी भी हैं और इसमें 5 जो हैं एमएलसी उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और अभी वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अलग उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जो विधान परिषद सचिवालय से नोटिफिकेशन जिसका हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी वहाँ पर विपक्ष की नेता हैं और उनके कुर्सी पर भी अब खतरा है, क्योंकि जो 8 सदस्य थे वो खत्म हो गए। 5 सदस्य उसमें से जा चुके हैं, 3 सदस्य और बचते हैं। ऐसे में जो उनका विपक्ष का कुर्सी है वो भी खतरे में है। तो अभी चुनाव सामने में है और ये कहा जा रहा है कि फिर आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, जैसा कि जेडीयू के लोगों का मानना है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अभी उनको कोरोना हुआ है और एम्स में भर्ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामा सिंह जो पार्टी में नहीं थे, पहले एलजेपी में थे और रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ वैशाली से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़कर वो सांसद में भी पहुंचे थे और अब उनको आरजेडी में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर रघुवंश प्रसाद नाराज हैं और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी जो है वो आरजेडी के लिए बड़ी संकट की घड़ी है, जिसमें बड़ी टूट हुई है। 5 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है और वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और लालू के सबसे करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा देना भी एक संकट की घड़ी है अभी आरजेडी के लिए। तो तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या चंद्रमोहन? अब तक देखिए आरजेडी की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग मंथन कर रहे हैं और इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है पार्टी में, क्यों लोग नाराज चल रहे हैं। और साथ ही जो एमएलसी जिन्होंने इस्तीफा दिया है आरजेडी से, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तस्वीर भी सामने आई है, आपने देखा भी होगा कि जो 5 एमएलसी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले वो जेडीयू के वरीय नेता जो हैं और सांसद भी हैं। अभी एक खबर और आपने दी है, उसका जिक्र मैं चाहती हूँ यहाँ हो जाए। वो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने से रघुवंश प्रसाद नाराज थे। तो ये नाराजगी आरजेडी को चुनाव से पहले भारी तो नहीं पड़ जाएगी चंद्रमोहन?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पार्टी के अंदर में अभी नाराजगी चल रही है और रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लालू प्रसाद यादव के साथ वो शुरू से राजनीति करते रहे हैं और आज भी वो लालू यादव को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में रामा सिंह को इस वक्त में पार्टी के अंदर लाना, उनको और पार्टी की सदस्यता दिलाना, 29 तारीख को वो शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अभी बीमार चल रहे हैं, उनको कोरोना हुआ है और वो एम्स में भर्ती हैं। ऐसे में उनसे राय भी नहीं ली गई है, उनसे बात भी नहीं की गई है और रघुवंश प्रसाद सिंह के सबसे बड़े धुर विरोधी जो है वो रामा सिंह माने जाते हैं। ऐसे में उनको पार्टी में लेकर आना, साफ तौर पर पार्टी की नाराजगी सामने आई है। तो अभी जिस तरह की टूट सामने आई है, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिए हो या फिर अभी जो 5 एमएलसी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से, ये बड़ी टूट मानी जा रही है। तो ये आरजेडी के ऊपर भारी पड़ सकती है। पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि संभालने की कोशिश होगी। अभी तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ मंथन पर भी जुटे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की नाराजगी सामने आई है, जिसमें एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है और रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के वरीय नेता थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो उनकी नाराजगी तो सबको पता है कि रामा सिंह है कि ललबकिया नदी पर पुल बने ना बने, इसको लेकर कोसने के लिए ही तैयार दिख रहे थे तेजस्वी। और देखिए उनकी पार्टी में इतनी बड़ी सेंध लग गई और उन्हें कानो कान खबर नहीं है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। हमें वेट होगा उनके रिएक्शन का, वो क्या कहते हैं। अब इस पर भी क्या किस तरह की राजनीति शुरू होती है उस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर ये कि पीएम केयर्स फंड के जरिए अब तक 2923 वेंटिलेटर बने, जिनमें 1340 राज्यों को दिए जा चुके हैं। 50,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिनमें 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो विक्रांत, बार बार पीएम केयर्स फंड को लेकर कई तरह के सवाल, शक दिमाग में लाता रहा है विपक्ष, लेकिन ये जो डिटेल हम बता रहे हैं, ये डिटेल बहुत सारे लोगों को सुकून पहुंचा रही होगी पीएम केयर्स फंड की जानकारी को लेकर। देखिए, एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि पीएम केयर फंड के जरिए जो 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे वो सभी मेड इन इंडिया होंगे, यानी पूरी तरीके से भारत में निर्मित होंगे। उनमें किसी तरीके का विदेशी कोई सामान नहीं होगा, ये एक बड़ी बात है। और अभी तक राज्य को 1340 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक करीब 10,000 वेंटिलेटर और दे दिए जाएंगे। इस तरह से राज्यों में जो अभी तक वेंटिलेटर की एक बड़ी कमी थी वो पूरी की जाएगी और कुल 50,000 वेंटिलेटर आएंगे। इसके लिए 2000 करोड़ सरकार ने पीएम केयर फंड से दिए थे। इसके अलावा राज्यों को ये भी कहा गया था कि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए दिए जाएंगे, वो भी डिसबर्समेंट हो चुका है। हर एक राज्य को उसके आबादी के अनुपात से पैसा दिया गया है और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी राहत वहां के प्रवासी मजदूरों के लिए जो राज्य सरकारों को कदम उठाने हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों चीजों को लेकर के सरकार ने जो घोषणा की थी वो अब मैदान पर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 2923 जो वेंटिलेटर बनाए गए हैं वो भारत में ही बने हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ वेंटिलेटर के निर्माण में भी एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। विक्रांत, अपडेट आप लगातार देते रहिएगा।